यस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने जनरल रूल समझे थे कि क्या क्या सामान्य नियम होते हैं हाउस प्रॉपर्टी में लाने के। किसी भी कर योग्य आय, हाउस प्रॉपर्टी की कर योग्य आय के लिए क्या क्या सामान्य नियम हमको ध्यान रखने होते हैं। आज हम इन्हीं सामान्य नियमों से रिलेटेड और आगे की बातें भी करते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था माना गया स्वामित्व डीम्ड ऑनरशिप। आज हम बात करेंगे डीम्ड ऑनरशिप की। माना गया स्वामित्व क्या है, डीम्ड ऑनरशिप क्या है, सुनिएगा। देखो, मैंने पहले भी कहा था आपसे, डीम्ड ऑनरशिप का मतलब ये है कि आपका स्वामित्व असल में तो नहीं है, परंतु आपको स्वामी मान लिया गया। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशंस होती है जिसमें डीम्ड ऑनरशिप बनती है, तो वहाँ वन बाय वन समझा। सबसे पहले, बिना प्रतिफल जीवन साथी को यदि किसी प्रकार की मकान संपत्ति का हस्तांतरण कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में मकान संपत्ति से जो भी आय होगी बिना प्रतिफल हस्तांतरण के कारण जिसने हस्तांतरण किया है उसी की मकान संपत्ति मानते हुए उसी की कर योग्य आय में शामिल की जाएगी। उसे माना गया करदाता, माना गया स्वामी, सॉरी, डीम्ड ऑनर ट्रीट करेंगे। दूसरा देखिए, बिना प्रतिफल अवयस्क बच्चे विवाहित पुत्री को छोड़कर वो मकान संपत्ति का हस्तांतरण। अब सुनिएगा, बिना प्रतिफल के अगर आपने माइनर बच्चे को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ विवाहित अगर पुत्री को ट्रांसफर किया तो कर सकते हैं। जैसे आप देखते हैं ना, शादी में जो है गिफ्ट दिया जाता है, तो वहाँ आप गिफ्ट करते हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके अलावा अगर किसी भी माइनर चाइल्ड को आपने बिना प्रतिफल के हस्तांतरण किया है, तो ऐसी स्थिति में भी माना गया स्वामित्व किसका होगा, उस हस्तांतरणकर्ता का ही होगा। ये माना गया स्वामित्व होगा। आगे देखिए, एचयूएफ की ऐसी संपत्ति जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। एचयूएफ चल रहा है, एचयूएफ का मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, और इसकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको आप सदस्यों में नहीं बांट सकते। ऐसी स्थिति में एचयूएफ के रूप में कर निर्धारण होगा, कर्ता के ऊपर ही कर निर्धारण किया जाएगा। अविभाज्य संपत्ति को तो कर्ता के पास होने के कारण वही माना गया स्वामी को। कर्ता कौन, हेड ऑफ द फैमिली। आप पढ़ेंगे आगे, आपने मेरे लास्ट वीडियोस देखे होंगे और उसमें मैंने बताया आपको कि व्हाट इज द एचयूएफ में कर्ता क्या होता है, हेड ऑफ द फैमिली का जो हेड होता है वो कर्ता होता है, और उसी के ऊपर कर लगेगा, वो माना गया स्वामी होगा अगर अविभाज्य संपत्ति है, यानी इसका विभाजन नहीं हो सकता। अब मकान परचेज तो कर लिया आपने, आंशिक भुगतान कर दिया। जैसे आप किस्तों पर मकान परचेज करते हैं तो वहां पर कागज किसके पास रहते हैं, उसके पास जो आपको लोन प्रोवाइड करवा रहा है उसके पास उस मकान के कागज है, परंतु स्वामित्व किसका कहलाएगा, जो किस्त पेमेंट कर रहा है। चाहे एक ही किस्त पेमेंट करी हो अभी तक, पर स्वामित्व उसी का कहा जाएगा, उसका नहीं कहा जाएगा। किसका, जिसने, जैसे बैंक है, एचडीएफसी से आपने लोन ले लिया तो एचडीएफसी ने कागज रख लिए और आपको लोन प्रोवाइड करवा दिया। अब ऐसी स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि एचडीएफसी इसका स्वामी है, जबकि स्वामित्व तो एचडीएफसी के पास ही जब तक लोन पूरा नहीं चुक जाता। परंतु माना गया स्वामी कौन होगा, जिसने लोन टेकन किया है वही माना गया स्वामी यहाँ कैलकुलेट होगा। अब आवासन मंडल है, हाउसिंग बोर्ड है, नगर पालिकाएं हैं, कंटोनमेंट बोर्ड है, ये भी तो जमीन अलॉट करती है। ऐसी स्थिति में भी स्वामित्व किसका होगा, जिसने वहाँ खरीदा है, जिसने उसको वहाँ क्या किया, परचेज किया है, लीज पर लिया है, उसी का स्वामित्व माना गया है। दैट्स ऑल फॉर द डीम्ड ऑनरशिप। डीम्ड ऑनरशिप के बाद अगर मैं बात करूँ तो कुछ मकान संपत्ति के आयों को करमुक्त घोषित किया गया है, वह क्या है। हाउस प्रॉपर्टी में टैक्स फ्री किसे किसे माना जाए, बहुत ध्यान से देखना होगा, इनको आपको टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं करना होगा। सबसे पहले है, कुछ दशाओं में कृषि भूमि से लगे मकान ध्यान से सुनिए। यदि एग्रीकल्चर लैंड है, वहां एग्रीकल्चर की जा रही है, तो उस एग्रीकल्चर लैंड से अगर कोई मकान जुड़ा हुआ है और उस मकान में उस एग्रीकल्चर लैंड से जो पैदा हो रहा है अन्न, अनाज, कुछ भी, उसको वहां स्टोर किया जाता है, तो
ऐसी स्थिति में वहाँ अगर वो किराए पर भी दिया हुआ है, अगर वो वहाँ किराए पर भी दिया हुआ है तो उसकी आय कर योग्य आय नहीं होगी, वो टैक्स फ्री होगी। किस कारण से? एग्रीकल्चर के कारण से। किस कारण से? एग्रीकल्चर, यानी अगर कृषि भूमि से लगा हुआ कोई मकान है और वो किराए पर दिया गया है, कृषि भूमि के साथ साथ वहाँ स्टोरेज किया जाता है या कुछ भी काम किया जाता है जो रिलेटेड हो किससे? एग्रीकल्चर से, तो फिर वह टैक्सेबल नहीं होगा, करमुक्त होगा उसको। दूसरा, धार्मिक अथवा पुण्यार्थ ट्रस्ट की मकान संपत्ति से आए। आपने देखा कई पुण्यार्थ ट्रस्ट ऐसी है जिन्होंने धर्मशालाएं बनवा रखी, जैसे यहाँ महावर धर्मशाला है तो ये ट्रस्ट के थ्रू है, यहाँ पर किराए की आय आती है, पक्का है, किसी को भी वो किराए पर देते हैं तो आय आती है, परंतु वह आय कर योग्य नहीं होगी। धार्मिक या पुण्यार्थ संस्थाओं द्वारा यदि ऐसी कोई मकान संपत्ति किराए पर दी जाती है तो उसकी आय क्या होगी? करमुक्त की श्रेणी में आएगी। इसके बाद अगर बात करें करदाता का कोई एक मकान, मैंने अभी कहा था आपसे कि एक मकान वह स्वयं के रहने के लिए क्या करा सकता है? करमुक्त करा सकता है। तो वो कोई सा भी एक मकान, अब उसके बाद 10 मकान है तो किसको फ्री कराए? जिसकी वैल्यूएशन सबसे ज्यादा बन रही हो उसको फ्री करा लो। जिसकी वैल्यूएशन क्या बन रही हो? सबसे ज्यादा बन रही हो आर्टिफिशियल वैल्यूएशन, उसको क्या करा लो आप अपने स्वयं के लिए मान सकते हैं एग्जैक्ट। इसमें कहीं प्रतिबंध नहीं है किस मकान में। फिर राजा महाराजाओं का एक महल, कोई एक महल यदि है तो वहां अगर उसे किराए पर दिया, उस एक महल को वो क्या कर सकता है? एग्जेम्प्ट करवा सकता है। जैसे ये जो वर्तमान कॉलेज है, आर कॉलेज का परिसर है, वह भंवर जितेंद्र के ऑनरशिप में है, 1 रुपया किराए पर है, तो यहाँ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाएगी 1 रुपया। यदि वो यहाँ रहते तो ये क्या होता? एग्जेम्प्ट होता। कोई भी एक महल क्या हो सकता है? एग्जेम्प्ट। स्थानीय संपत्ति, स्थानीय सत्ता की मकान संपत्ति से आए, यानी कोई लोकल बॉडी हो और उसने वहाँ रहने के लिए कोई धर्मशाला बनवा दी या ऐसा कुछ सुविधा उपलब्ध करवा दी जहाँ से क्या हो रही है? किराए की आय आ रही है, तो वह किराए की आय भी क्या होगी? करमुक्त किराए की आय होगी। आएगा उस प्रॉपर्टी में, पर वो टैक्स फ्री होगी। फिर आगे शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, बिजनेस के जो एसोसिएशंस होते हैं उनके मकान, राजनीतिक दलों के जो क्या होते हैं? ऑफिसेज होते हैं वह। इसके अलावा कोई अगर अप्रूव्ड अनुसंधान रिसर्च का कोई एसोसिएशन बना हुआ है तो उनको यदि मकान संपत्ति से किसी प्रकार की भी आय हो रही है उन सबको, तो ऐसी स्थिति में भी वह आय क्या होगी? करमुक्त होगी। तो ये बात मैंने आपसे करमुक्त होने की कही कि इन दशाओं में करमुक्त होगी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंटली तो क्या क्या देखना है इसमें? एक मकान स्वयं पर क्या होगा? करमुक्त होगा, और एक कृषि भूमि से लगे या एसोसिएशंस की जमीनें हैं वो अगर उनसे आय कर रही है, स्थानीय सत्ता किराए पर देकर के आय कमा रही है, तो क्या करना है? आपको एक्सेप्ट करना है। और इसके बाद जो मैं डिस्कस करता हूँ वो करता हूँ मास्टर चार्ट। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, अब जो मैं पॉइंट बोलने जा रहा हूँ इन सब के साथ साथ वो पॉइंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और उसको अगर आपने ढंग से समझ लिया तो फिर आपको हाउस प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं हो। स्टेप्स में बांटा गया बुक में उस चीज़ को, मैं उसको स्टेप्स में न लेकर के और पूरा 1 बाय 1 आपके सामने एक ही फॉर्मेट में क्या है वो प्रेजेंट कर देता हूँ। आप उसको देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपके समझ में आए। फिर मैं उसके एक एक पॉइंट को एक्सप्लेनेशन लेते हुए और आपको वीडियोस बनाता चलूँगा, आप उसको समझते चलेंगे। देखिए सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, एस्टिमेटेड रेंट। देखिएगा 3 चीज क्या ध्यान रखना? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट या एस्टिमेटेड रेंट। अब मैं हर के बारे में आपको अलग से बताऊंगा, व्हाट इज द म्युनिसिपल वैल्यू, व्हाट इज द, उसके अलग से वीडियो आपको मिलेंगे। फिलहाल आप इस मास्टर चार्ट को अपने दिमाग में सेट कीजिएगा। इन तीनों का कंपैरिजन करना है आपको, और व्हिच आवर इज हायर, क्या छांटना है इनमें से? देखिए तीनों को मैंने यहां ब्लॉक किया है और व्हिच आवर इज हायर को यहां पर, इन तीनों में से जो ज्यादा हो उसको आप यहां लिख लीजिए, राइट। और फिर उसका कंपैरिजन कीजिए आप किससे? स्टैंडर्ड, किससे? स्टैंडर्ड रेंट से।
स्टैंडर्ड रेंट कंट्रोल एक्ट 1925 के तहत जो रेंट होता है वो स्टैंडर्ड रेंट कहलाता है। रेंट कंट्रोल एक्ट 1925 के तहत जो भी रेंट डिसाइडेड होता है वो स्टैंडर्ड रेंट होता है, उससे आप कंपेयर कीजिए और फिर कीजिए व्हिच आवर इज लेस। पहले किया हमने व्हिच आवर इज हायर, तीनों में से जो ज्यादा हो। अब मैंने किया ये जो ज्यादा आया उसको इससे कंपैरिजन किया, देखा दोनों में से जो कम हो उसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रेंट। क्या कहा जाता है उसको? एक्सपेक्टेड रेंट। राइट, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, अब मैं थर्ड स्टेप की बात करता हूं। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद हम देखेंगे रेंट रिसीवेबल। एक्सपेक्टेड रेंट के बाद क्या देखेंगे हम? रेंट रिसीवेबल। रेंट रिसीवेबल में ध्यान देंगे आप, रेंट रिसीवेबल को आपको इनर कॉलम में लेना है। मैं रिसीव्ड शब्द नहीं कह रहा हूं, रिसीवेबल कह रहा हूं। बाद में फिर डिटेल से बात करूंगा आपसे मैं। रेंट जो प्राप्त होना चाहिए, प्राप्य किराया, क्या कहते हैं इसको? प्राप्त नहीं, प्राप्य किराया। उस प्राप्य किराया को यहां पर लेंगे और इसमें से लेस करेंगे अनरियलाइज्ड रेंट, और इसको घटाने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको आप कंपेयर करेंगे किससे? एक्सपेक्टेड रेंट से, और व्हिचएवर इज हायर। व्हिचएवर इज हायर इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इज द GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। देखिएगा, पहले इन तीनों को कंपेयर करो, व्हिचएवर इज हायर, इससे कंपेयर करो उस रिजल्ट को, व्हिचएवर इज लेस, फिर इन दोनों को लेकर के इससे कंपेयर करो, व्हिचएवर इज हायर इज द ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप घटाएंगे क्या? वैकेंसी पीरियड रेंट, और वैकेंसी पीरियड रेंट को घटाने के बाद ये कहलाएगी एक्चुअल GAV। क्या कहलाएगी? एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू आपको यहां लेंगे। इस एक्चुअल ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आप घटाएंगे यहां पर म्युनिसिपल टैक्स, paid by ऑनर इन PY 2019-20, यानी जो म्युनिसिपल टैक्स ऑनर के द्वारा क्या कर दिए गए हैं? पेमेंट कर दिए। ऑनर के द्वारा, शब्द देखिएगा, टेनेंट के द्वारा नहीं, ऑनर के द्वारा। और किसमें? इन फॉर 1929, इन 1920, मतलब इसमें चाहे वो 20 साल का पेमेंट करे एक साथ तो भी वो यहाँ पर क्या होगा? डिडक्टेबल होगा। और उसको डिडक्ट करने के बाद आपको यहां पर आता है एनुअल वैल्यू। इसे कहते हैं इस एवी में से दो डिडक्शन दी जाती है, ध्यान से देखेंगे आप। इस एवी में से यहां एवी आ गया, इसमें से दो डिडक्शन दी जाती है। पहली डिडक्शन होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये होती है 30% ऑफ एवी, और दूसरी डिडक्शन होती है इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दो डिडक्शन आप अगर ले लेते हैं और घटा करके यहां लिखते हैं तो इसे कहते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम HP। इस इनकम फ्रॉम HP में कुछ और आपको इसको बोलते हैं अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव्ड या एरियर ऑफ रेंट। तो
कैलकुलेट करके आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। इसे कहेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम और यही कैलकुलेट करना है। इस पूरे कॉन्सेप्ट चार्ट को अगर अपन ने सॉल्व कर लिया तो आपका हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीटली क्लियर हो गया। चाहे यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आए, चाहे यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए, यू आर कैपेबल फॉर द आंसर दैट क्वेश्चन, आइदर थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। इस पूरे चार्ट को आपको ध्यान रखना है। हर क्वेश्चन में चार्ट नहीं बना के आना है, हमें ध्यान रखना है इस चार्ट में कौन कौन सी बातें कैसे कैसे कैलकुलेट की जाएगी। हमारे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में 1 बाय 1 आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। थैंक यू वेरी मच।